हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। एंड अब हमारा यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है पार्ट 2 ऑफ एनिमल किंगडम। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। एंड अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग जो पहले पार्ट 1 में चीजें कर ली है उसके बाद की चीजें देखने वाले हैं। आप लोगों को मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि सिमेट्री क्या है, ऑर्गन लेवल क्या है एंड प्रोटोस्टोमस ड्यूटोस्टोमस, पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से चलेंगे। पहले हम देखेंगे इन क्लासिफिकेशन क्या है और इनवर्टिब्रेट्स वगैरह में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं और फिर उन फाइलम्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया गया कि देखो पैराजोआ जो है और ह्यूमेटोजोआ, ये क्या दिखा रखा है कि पहला क्लासिफिकेशन जो था इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। तो यहाँ पे देखो सेलुलर लेवल है, यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन लेवल दे रखा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल दे रखा है। फिर उसके बाद सिमेट्री की हेल्प से हम लोगों ने दो अलग ग्रुप्स और बना दिए, रेडियल और बायलेटरल के। फिर रेडियल के अंदर हमारा टिनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा वगैरह आ चुका है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे फर्दर क्या कहते हैं डिविजन्स बना दिए हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे बना दिए प्रोटोस्टोमस, ड्यूटोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस के अंदर हम लोगों ने सीलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। आप इस चार्ट को बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा, ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते, आते हैं सबसे पहले अब पहले फाइलम के ऊपर और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा नाम में देखो, हर एक चीज जो होती है उसके नाम में सब कुछ छुपा होता है। पॉरीफेरा जो है इसके नाम में लिखा हुआ है कहां गया ये, पोर, ठीक है। तो फेरा का मतलब होता है बियरिंग। तो दीज आर दी पोर बियरिंग एनिमल्स। कैसे है ये? पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। कॉमनली इसको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। एंड मोस्टली दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब ये अटैच्ड होते हैं टू द सरफेस। किसी सरफेस से आप लोगों को अटैच्ड देखने को मिलेंगे, मूवेबल नहीं होते, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेनली मराइन होते हैं बट कुछ कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे अगली बात क्या बोली गई है, सॉलिटरी है और कॉलोनियल है, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, कॉलोनियल यानी कि साथ में भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। और एंटायर बॉडी के ऊपर बहुत सारे आप लोगों को पोर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द रीजन इसको हम क्या कहते हैं, पॉरीफेरा कहते हैं। और जैसे स्पॉन्ज नहीं होता, एक स्पॉन्ज के ऊपर बहुत सारे पोर होते हैं, ठीक है। उसको प्रेस करोगे तो पानी बहुत, मतलब वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, प्रेस करोगे तो बहुत सारा पानी निकलता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है। उसी तरीके से ये होते हैं हमारे, इसलिए इनको हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, सॉरी पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ये रहा, यहाँ पे, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स आप लोगों को पूरी की पूरी बॉडी पे देखने को मिलते रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये जो स्मॉल पोर्स आप लोगों को दिख रहे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, वो साइड में मेंशन भी है। सो दिस इज ऑस्टिया। ऊपर की तरफ देखोगे तो एक लार्ज पोर या लार्ज ओपनिंग देखने को मिल रही है। इस लार्ज ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम के अंदर और ऑस्टिया के अंदर कभी कंफ्यूज मत होना कि क्या है क्या नहीं है। तो स्मॉल पोर्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, और लार्ज जो होते हैं उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर ना एक वाटर कह सकते हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है, या वाटर कैनाल सिस्टम चल रहा होता है इनकी बॉडी के अंदर। जो हमारा वाटर होता है वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है, एक लार्ज ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम, उसके थ्रू वाटर जो है एग्जिट कर जाता है। सो ये देखेंगे अगर आप, तो पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता रहता है और इस लार्ज ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता रहता है। एंड जो कमिंग वाटर है अपने साथ फूड वगैरह लेके आता है, ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन लेके आता है। तो ये जो फूड वगैरह है, फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह जो है डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू एक्सचेंज होती रहती है। फूड को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फूड वगैरह का जो मैंने जिक्र करा उसको भी भूल जाओ, अभी के लिए बस याद रखो
कि बॉडी के ऊपर न्यूमरस स्पोर होते हैं जिसको हमने क्या बोला, ऑस्टिया बोला, और एक लार्ज ऊपर ओपनिंग होती है जिसको हमने क्या बोला, ऑस्क्यूलम बोला। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट करता है। नाउ स्पॉन्जेस जो होते हैं दे हैव वेरियस बॉडी फॉर्म एंड शेप विद इरेगुलर, कह सकते हैं विद इरेगुलरिटी कह सकते हो, यानी कि एसिमेट्रिकल होते हैं हमारे ये। सो मोस्टली एसिमेट्रिकल यहाँ पे मेंशन्ड है। रेडियल सिमेट्री हम लोगों को देखने को मिलती है किसके अंदर, साइकन के अंदर और ल्यूकोसोलिना के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ हम लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस स्पॉन्ज के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, मतलब कि ये काफ़ी कम देखा जाता है स्पॉन्जेस के अंदर, बिकॉज मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल। बट साइकॉन जो होता है हमारा और ल्यूकोसेलिना जो होता है दे शो रेडियल सिमेट्री। मल्टीसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। एसीलोमेट है। अब जाहिर सी बात है कि यार देखो, जब इसके अंदर जर्म लेयर्स ही नहीं है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वगैरह है ही नहीं, तो सीलोमेट की तो बात, मैं सीलोम की तो बात कहाँ से करूँ, तो सीलोम भी एब्सेंट होता है। सो वही बातें लिखी हुई यहाँ पे, मल्टी सेलुलर, एसीलोमेट्स या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। अब ये इंपॉर्टेंट कहानी है अबाउट पॉरीफेरा, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर भी जिक्र नहीं किया गया है। तभी मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि जो लेक्चर है आप लोगों के लिए, अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं या बोर्ड्स लेवल में भी पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउ बॉडी वॉल जो होती है इसके अंदर आप लोगों को 3 लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं क्या, पिनाकोडम, एंड उसके अंदर वाली को कहते हैं हम लोग क्वानोडम, और इन दोनों के बीच में जेलेटिनस मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं मीजेनकाइम। मीजेनकाइम के अंदर भी हम लोगों को सेल्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। सो इस इमेज को मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ आप लोगों को फ्लैट सेल्स थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोडम कहते हैं। तो पिनाकोडम बेसिकली बॉडी का शेप वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। एंड इनर साइड पे आप लोगों को क्वानोडम एक लेयर देखने को मिल रही है, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्वानोसाइट्स, उसके बारे में भी बात करते हैं। बीच में हमारा जेलेटिनस मटेरियल है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम। ठीक है, चलो जी अब देख लो इसको। मीजेनकाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर्टेन अमीबोसाइट्स। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, तो मीजेनकाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स ना एक तरीके से हमारे मान लो कि स्टेम सेल्स है पॉरीफेरा के, किसी भी तरीके के सेल्स को बना सकते हैं। जैसे कि अमीबोसाइट्स जो होते हैं ये स्क्लेरोब्लास्ट बनाते हैं, जो कि क्या करता है, स्केलेटन एलिमेंट्स बनाता है, स्पेक्यूल्स वगैरह। जैसे हमारा जो स्पॉन्ज होते हैं उसके अंदर हम लोगों को कैल्शियम के और सिलिकॉन के स्पेक्यूल्स, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी, वो देखने को मिलता है, या आगे मैंने शायद लगाया होगा, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो ये भी कौन बनाता है, स्क्लेरोब्लास्ट बनाता है, या वहाँ पे स्पॉन्जोब्लास्ट वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्केलेटल, एक तरीके से बॉडी का स्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं। और ये किससे बना है सेल, स्क्लेरोब्लास्ट से बना है। स्क्लेरोब्लास्ट किससे बना है, अमीबोसाइट से बना है। तो अमीबोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर जस्ट लाइक स्टेम सेल्स ऑफ पॉरीफेरस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि हमारे अमीबोसाइट्स ही जो होते हैं ये एग सेल भी बनाते हैं या oocyte बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको oocyte और एग सेल दिख रहा है। यही हमारा अमीबोसाइट जो होता है यही स्पर्म वगैरह भी बनाता है। तो जो गैमीट्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है वो भी अमीबोसाइट से ही होता है। तो अमीबोसाइट को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, सो इट इज बेसिकली टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट सेल कह लो, बट अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो स्टेम सेल की तरह होता है, ह्यूमंस के स्टेम सेल्स की तरह होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोपोसाइट लिखा हुआ है, वो कोलेजन सिक्रीट करते हैं, किससे बनता है, हमारे अमीबोसाइट से ही बनता है। ठीक है, चलो जी दूसरी बात, पिनाकोडम आउटर मोस्ट लेयर था जिसके अंदर पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ स्पॉन्ज में फैगोसाइट लार्ज फूड पार्टिकल्स, तो फूड पार्टिकल्स वगैरह को ब्रेक करने में वो हेल्प करते हैं। स्क्लेरोसाइट जो आप लोगों को दिख रहा है ये भी अमीबोसाइट से बनता है। ठीक है, एंड ये क्या सेक्रेट करता है, सिलिका के स्पेक्यूल्स। तो सारा स्केलेटन सिस्टम जो होता है, बॉडी के सेल्स वगैरह जो होते हैं अमीबोसाइट से ही बनते हैं। अंदर की तरफ अगर देखेंगे, ये बाहर वाली पिनाकोडम होगी, पिनाकोडम के अंदर पिनाकोसाइट्स हैं। अभी के लिए अभी मान के चलो उसका मेन रोल जो है वो आउटर बॉडी कवरिंग है, सपोर्ट है। ये फूड पार्टिकल वगैरह को फैगोसाइट करने का भी फंक्शन या फंडा हटा दो, क्योंकि कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। अंदर की तरफ आप लोगों को फ्लैजिलेटेड सेल्स दिख रहे हैं, इन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। ये सेल्स जो होते हैं
इनके फ्लैजिला मूव करते रहते हैं, तो वाटर का जो फ्लो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ये वाटर को, अगर वाटर ऑस्टिया से एंटर कर रहा है, ऑस्टिया से एंटर कर रहा है, तो उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ऑस्कुलम की तरफ पुश करते हैं, तो एक डायरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो करवाते हैं। साथ ही साथ अभी हम देखेंगे कि फूड पार्टिकल्स को भी ये ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो फूड पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर होता है उसको भी पकड़ लेता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट कॉर्नोसाइट का दो मेन फंक्शन जो है कि वाटर करंट जो होता है ऑस्टिया से ऑस्कुलम की तरफ मेंटेन करके रखता है और फूड पार्टिकल्स वगैरह को ये ट्रैप करता है। बॉडी वॉल के सेंटर में एक लार्ज कैविटी आप लोगों को दिख रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो यहाँ पे आपको कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, विच इज यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक इसका यूनिक फीचर है। पाथवे क्या होता है वाटर का? इट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखो, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट सब कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। फूड गैदरिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? क्वानोसाइट्स हेल्प करते हैं। क्वानोसाइट्स जो है, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स थे, इसको हम कोलार सेल्स भी कहते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है जी। बाकी सारी चीजें कैसे हो रही है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। नाउ क्वानोसाइट्स फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल। तो स्पॉन्जोसिल जो कैविटी थी उसकी अंदर की तरफ इनर लाइनिंग जो होती है किससे बनी है? क्वानोसाइट्स और कोलार सेल से बनी हुई है। सीजलेस बीटिंग ऑफ फ्लैजिला हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लो ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट जो होता है, फ्लैजिला की बीटिंग से वाटर करंट जो होता है मेंटेन रहता है, तो ऑस्टिया के थ्रू ऑस्कुलम से वाटर निकलता रहता है एंड साथ ही साथ अपना फूड को भी ट्रैप करता रहता है। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ठीक है। वो क्या क्या देख लो। इसमें पहली पॉइंट तो बोला गया कि यूनिक फीचर है स्पॉन्जेस का, ठीक है। वाटर एंटर करता है किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू, फिर बॉडी कैविटी में जाता है स्पॉन्जोसील में, और वहाँ से फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस वाले केस में भी, तो वाटर हमारा ऑस्टिया के थ्रू एंटर करके स्पॉन्जोसील में जाएगा, फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। फिर दिस पाथवे इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड वगैरह जो होता है उसी वाटर के थ्रू आता है एंड क्वानोसाइट उस फूड को पकड़ लेते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ किसके थ्रू होता है? इसी के थ्रू होता है, क्योंकि वाटर जो होता है फ्रेश, मतलब बेसिकली जो कैनाल सिस्टम है इसकी वजह से फ्रेश वाटर आता है। फ्रेश वाटर आएगा तो फ्रेश ऑक्सीजन लेकर के आएगा, उससे ऑक्सीजन डिफ्यूज करके स्पॉन्जेस में आ जाती है। वेस्ट होता है कोई तो बॉडी से डिफ्यूज करके इस वाटर में चले जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? इसी वाटर सिस्टम के थ्रू होती है। एंड एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है? वो है अमोनिया। वो कौन सा है? अमोनिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कैनाल सिस्टम का सीक्वेंस दे रखा है, देखो, वाटर, ऑस्टिया, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आउट। नाउ न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक है, यानी कि यहाँ पे सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया जाता है। सॉलिड फूड अमीबा की तरह पार्टिकल को क्या किया जाता है? एनगल्फ किया जाता है, ठीक है। डाइजेशन हमारा कैसे हो सकता है? इंटरसेल्युलर होता है, इंटरसेल्युलर। अब दो तरीके के डाइजेशन होते हैं। कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही डिटेल में बता दूंगा, फिर मैं बाद में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको वो चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि अब मैं आपको डाइजेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि डाइजेशन जो हमारा कैसा होता है, वो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दो तरीके से हो सकता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन सा होता है? जब कोई डाइजेशन विद इन सेल हो, ठीक है। विद इन सेल जब डाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको भी छोड़ो, क्वानोसाइट्स को भी छोड़ो, अमीबा का एग्जाम्पल ले लो। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो फूड पार्टिकल को वो एनगल्फ करता है एंड फूड वैक्यूल के फॉर्म में, और उसको उसमें डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन अपना एग्जाम्पल लोगे अगर, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे इंटेस्टाइन के थ्रू अगर खाना पास हो रहा है, तो इंटेस्टाइन एक स्पेस है, हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उस स्पेस के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं और उस स्पेस के अंदर, कैविटी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है खाना बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और बाद में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे आप स्टमक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्टमक जो होता है उसके अंदर क्या है? स्पेस ही है, खाना ही है। तो जो स्टमक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, उससे हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है, बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहाँ पे सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक स्पेस के अंदर डाइजेशन हो रहा है।
इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब कि विद इन सेल डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर यानी कि सेल के बाहर। अब सेल के बाहर मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर, सेल के बाहर मतलब कि जो सेल के बाहर स्पेस है, आसपास कैविटी है उसमें, जैसे कि स्टमक के अंदर देखेंगे तो स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो स्पेस है उसमें डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उस ट्यूब के अंदर डाइजेशन होता है, तो दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉर्नोसाइट जो होता है अपने फ्लैजेला के हेल्प से फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है, उनको इनटेक करता है और अंदर फूड वैक्यूल बना के उनको डाइजेस्ट करता है। तो इन केस ऑफ स्पॉन्जेस यहाँ पे डाइजेशन हमारा कैसा है, इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन है। ओके, नाउ स्केलेटन कैसा है, इंटरनल है, अगेन कंसिस्ट करता है ऑफ टाइनी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, तो कैल्शियम के स्पिक्यूल्स होते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स यानी कि सिलिका के स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स हमारे बेसिकली कह सकते हो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, इन्हीं को स्पिक्यूल्स बोलते हैं। एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं, और सब कुछ कहाँ होता है, मीसेनकाइम में होता है। स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रीट करता है स्पिक्यूल्स, किससे बना था, अमीबोसाइट से, अमीबोसाइट से। उसी तरीके से स्पॉन्जियोब्लास्ट जो होता है हमारा, ये बनाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये भी किससे बनते हैं, अमीबोसाइट से बनते हैं। तो स्केलेटन के नाम पे यहाँ पे छोटे छोटे स्पिक्यूल्स है, कैल्शियम के और सिलिकॉन के और फाइबर्स हैं, जो बॉडी को एक तरीके से सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है, ये बात भी हम बता चुके हैं। रिप्रोडक्शन होने के अलग अलग तरीके हैं, कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं इसको हम लोग। सो बाइसेक्सुअल, सॉरी बाइसेक्सुअल कह रहा हूं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन यानी कि बॉडी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगी। क्लास 10th में आप लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में ये बात पढ़ चुके हैं, बॉडी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगी एंड ईच फ्रेगमेंट विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल या बडिंग, छोटा सा बर्ड्स बनेगा जैसे कि हाइड्रा के ऊपर बनता है, एंड वो बर्ड डिटैच करके एक नया इंडिविजुअल बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अमीबोसाइट्स जो होते हैं वो गैमीट्स बनाते ही रहते हैं, ठीक है, जो हमारा वो एग सेल है या स्पर्म है वो बनाते रहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं एंड इट फॉर्म्स द जायगोट, और वो जायगोट अपना ग्रो करके एक नया स्पॉन्ज बना देता है। लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी आपको बताएंगे। सो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बडिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो आप देख सकते हैं बर्ड छोटा सा बनता आपको दिखाई दे रहा है। जब ये बर्ड बन जाता है तो डिटैच होकर के नया नया और इंडिविजुअल बना देता है। चलो जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बर्ड्स, कभी कभी बर्ड्स इंटरनली भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसके बारे में देख लेना। सो एंडोजीनियस यानी कि जब इंटरनल बर्ड्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उसको हम कहते हैं गैम्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि गैम्यूल्स और इंटरनल बर्ड्स किसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, या एंडोजीनियस बर्ड्स जो अंदर की तरफ बन रहे हैं किस में देखने को मिलते हैं। सो इन केस ऑफ हमारा स्पॉन्जेस, ठीक है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे, जहां से यहाँ पे लिखा हुआ है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वर्ड आपको बहुत बारी देखने को मिलेगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि स्पॉन्जेस जो होते हैं उसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, बट बाइसेक्सुअल है यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, तो भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो अलग अलग पेरेंट्स के बीच में होता है, एक इंडिविजुअल सेम इंडिविजुअल के बीच में नहीं होता है। उसका एक रीजन है, यहाँ पे देखो क्रॉस जो होता है इट इज ड्यू टू प्रोटोगनी। प्रोटोगनी कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोगनस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे फीमेल एग जो होता है वो डेवलप करता है फर्स्ट, ठीक है, या डेवलप करता है अर्ली कंपेयर टू स्पर्म, ठीक है, ये पहले बनता है। तो मान लो कि अगर एग वगैरह पहले बना है, तो जिस स्पॉन्ज के अंदर स्पर्म अब बन रहे हैं, लेट बन रहे हैं, उसके स्पर्म वाटर के थ्रू, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू बाहर निकलेंगे, दूसरे स्पॉन्ज में जाएंगे और उसके एग को फर्टिलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एग होता है वो पर्टिकुलर स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज के अंदर लेट बनता है, स्पर्म पहले ही बन जाते हैं, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डेवलप अर्ली। तो एग जो होता है पहले डेवलप करता है, ठीक है, स्पर्म्स बाद में डेवलप होते हैं। तो इफ इन केस जैसे मान लो इस वाले स्पॉन्जिस का एग जो है पहले डेवलप हो चुका है लेकिन स्पर्म तो नहीं बने हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे स्पॉन्ज के अंदर स्पर्म पहले बन चुके हैं, ठीक है, या उनका एग पहले बन चुका था, अब स्पर्म बन रहे हैं, तो वहां से स्पर्म वाटर के थ्रू आएंगे, इसको फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है, इंटरनल होता है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा,
बट पहले आगे देख लेते हैं। प्रोटोगनस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट या फीमेल एग का डेवलपमेंट पहले होता है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, जहां पे आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलती है विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। सो यहाँ पे लार्वल स्टेज होती है जो बिल्कुल अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है। नाउ इंटरनल डेवलपमेंट या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं हमारे, एक होता है एक्सटर्नल एंड एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है? जब हमें कह सकते हो किसी मीडियम के अंदर, या इसको पहले इंटरनल समझो। इंटरनल में क्या होता है? जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है वो कहां पे हो रहा है? इनसाइड बॉडी, ठीक है, ऑफ फीमेल, इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल। अब बॉडी का मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होना। बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो जाना, जाहिर सी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब यहाँ पे आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो फीमेल नहीं है। हाँ, यहाँ पे फीमेल नहीं है, लेकिन फ्यूजन तो बॉडी के अंदर ही हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे तो बाइसेक्सुअल, इसलिए आप मेल फीमेल रेफर नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूजन तो विद इन ऑर्गेनिज्म ही हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल में क्या होता है? जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कहां पे हो? किसी मीडियम में हो, या आप सिंपली कह सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, उसको हम क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फिशेस में आप लोगों ने देखा है, एम्फीबियंस में आप लोगों ने देखा है कि वो जो अपने एग्स होते हैं वाटर में रिलीज कर देते हैं और स्पर्म को भी वाटर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और वहीं पे अपना क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, या आप कह सकते हैं अमीबोसाइट से ही आर्कियोसाइट बनता है, फिर उससे अपना क्या बनता है? ओवा और स्पर्म बनते हैं। टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स इंटरनल होता है, टेक्स प्लेस इन अदर स्पॉन्ज थ्रू वाटर करंट। जायगोट बनता है, लार्वा बनता है हमारा एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइम्यूला, ठीक है, एंड वो एस्केप करता है ऑस्कुलम से और फिर अडल्ट स्पॉन्ज बना देता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्पॉन्ज। अगर आप लोगों से कोई लार्वे का नाम पूछे तो आप याद रख सकते हैं एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइम्यूला, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, अब तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब मतलब मैं पुराने पेपर सॉल्व करता था, जब मैं बहुत नया था और पुराने पेपर सॉल्व कर रहा था, तो उस टाइम पे मतलब मैं देखता था कि मतलब प्रीवियस ईयर में जो नीट वाले होते थे या एम्स के पेपर होते थे, आईपीएमटी जो होता था, उसके अंदर क्या कहते हैं, लार्वास के नाम भी पूछ लिया करते थे। हालांकि पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, 6 साल से आई गेस, तो उसमें ऐसे लार्वा के नाम नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, ओके। बट जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके मॉड्यूल्स में सारी चीज़ देखने को मिलती है, तो पढ़ा देते हैं। एंड बाई एनी चांस अगर एग्जाम में आता है तो आप भी आंसर मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो वो फालतू है, बेकार है, काम की है और उस क्वालिटी की है जो क्वालिटी के लिए शायद आप कहीं और 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहे होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यूस्पॉन्जिया, तो उसके हमने जोलॉजिकल नेम भी लिखे हैं या साइंटिफिक नेम भी लिखे हैं और कॉमन नेम भी लिखे हैं। तो यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, चिलोना का हम बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं, एंड उसके बाद ल्यूकोसिलेना जो कि हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, हमारा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है। फिर स्काइफा या साइकॉन, ये भी शो करता है क्या, हमने बोला था ना कि साइकॉन एंड ल्यूकोसिलेना शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, सो इसको हम क्या कहते हैं, स्काइफा या साइकॉन कहते हैं। यूप्लैक्टिला और वीनस फ्लावर बास्केट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्पॉन्ज है, इसका कॉमन नेम क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। सो यूप्लैक्टिला का कॉमन नेम, तो कॉमन नेम और जो हमारे साइंटिफिक नेम्स है वो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइलम सीलियंट्रेटा। फाइलम सीलियंट्रेटा की अगर मैं बात करूं, सो ये भी कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं एंड फ्यू फ्रेश वाटर, जस्ट लाइक पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर भी हम लोगों ने एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के बारे में पढ़ा था, दैट इज स्पॉन्जिला। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, मोस्टली मराइन है, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा। कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस यानी कि मोस्टली फीड करते हैं किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर। अगर उसकी बात करें, जैसे कि हमारे जो स्पॉन्जेस थे तो वो दोनों तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हैं,
फूड पार्टिकल्स का उनको कैसे सिलेक्शन नहीं है, बट ये मोस्टली कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। यहाँ पे एक बात है कि ससाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ससाइल यानी कि ये अटैच्ड हो सकते हैं किसी सरफेस से, और हो सकता है पूरी ज़िंदगी मूव ना करें, जैसे कि हाइड्रा हमेशा अटैच्ड रहता है, या हो सकता है इनकी कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती है जो फ्री स्विमिंग होती है, स्विम भी कर सकती हैं। नाउ दे शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। अब कंपेयर करो, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जो पॉलीफेरस होते हैं वो शो करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड सीलियंट्रेटा और वी कैन से नाइडेरिया जो होते हैं दे शो क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर देखने को मिलती है। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एसीलोमेट एनिमल्स हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी 2 ही जर्म लेयर्स हैं, तो अभी सीलोम की बात करेंगे नहीं हम लोग, सीलोम की बात करेंगे 3 जर्म लेयर्स के बाद, बट सीलोम तो वैसे यहाँ पे एब्सेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, 2 जर्म लेयर्स और उन दोनों के बीच में एक हमारा जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। तो अभी तक मेरे को लगता नहीं कि कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर रेडियल सिमेट्री की बात करूं तो उसके बारे में भी पहले बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे सिमेट्री, कि नाइडेरिया और सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये भी पहले बता दिया था। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यानी कि 2 जर्म लेयर्स की बात करें तो ये भी पहले बता दिया था। तो अभी तक सारे पॉइंट्स काफी आसान रहे हैं आप लोगों के लिए। सवाल यह है कि इसको हम सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया क्यों कहते हैं, है ना, उस सवाल को भी जरा दूर कर देते हैं। बट इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स का, कोरल्स में देखने को मिलता है, एंड जरूरी नहीं है कि हर केस में एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो। अब बात, पहला क्वेश्चन था कि इसको हम नाइडेरिया क्यों कहते हैं। नाइडेरिया कहने का एक रीजन है कि इसके अंदर एक सेल देखने को मिलता है, दैट इज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। नीडोसाइट्स के अंदर होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिसको हम कहते हैं निमेटोसाइट्स। अब इसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड बॉडी, तो ये कहां पे प्रेजेंट है, टेंटेकल्स वगैरह पे प्रेजेंट है और बॉडी के वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। विच आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। सो डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी यूज करते हैं, एंड एनकरेज के लिए, किसी चीज को अटैच करने के लिए, अटैच होने के लिए भी यूज करते हैं। सो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप लोगों को सेल दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। इसके अंदर आप लोगों को ना कॉइल्ड होकर के ना देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके ऊपर लगे होते हैं कांटे। सो दिस इज द स्टिंगिंग कैप्सूल जिसको हम कहते हैं निमेटोसाइट। खास बात क्या है कि जो निमेटोसाइट है इसके अंदर होता है, या कह सकते हो नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट जो होते हैं हमारे, इसके अंदर होता है न्यूरोटॉक्सिन। तो अगर ये आपको लग जाए तो उस केस में क्या कहते हैं, आप बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वीडियो लगाई थी आई गेस छोटी सी, इसको अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। मैंने ये मतलब मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं से देखी थी, आई गेस यूट्यूब पे ही देखी थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देख लो, ये हमारा क्या है, नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट है। ठीक है, और आप लोगों को भी 2 क्या कहते हैं हम वो दिखाएंगे, बेसिकली जो हमारे हाइड्रास या ऐसा कह सकते हो जो नाइडेरियंस होते हैं उनको आपस में लड़ते हुए दिखाएंगे, तो किस तरीके से अपने टेंटेकल्स का यूज़ करते हैं वो और नीडोसाइट्स का यूज़ करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरे को आगे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये जो सेल्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, दीज आर नीडोसाइट्स और वी कैन से नीडोब्लास्ट। सो इसके अंदर से आप लोगों को ये देखो, ये निकल रहा है स्टिंगिंग कैप्सूल, तो दिस स्टिंगिंग कैप्सूल इज निमेटोसिस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। ये जो व्हाइट व्हाइट आप लोगों को बॉल लाइक सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर नीडोब्लास्ट। तो जब आपस में इनके आसपास कोई वो आता है, क्या कहते हैं, प्रे आता है या कोई दूसरा मतलब नाइडेरिया आता है, तो ये अपने क्या करते हैं, नीडोब्लास्ट को देखो रप्चर करके इन्होंने क्या निकाल रखा है, उसके अंदर से निमेटोसिस्ट निकाल रखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब यूजफुल होता है इनके लिए फॉर डिफेंस या कैप्चर ऑफ प्रे और मतलब अटैचमेंट। अब ये तो हमें पता लग गया कि इनको हम नीडोब्लास्ट क्यों कहते हैं। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में जो आता है, दैट इज की व्हाई वी कॉल देम सीलेंट्रेट्स। अब जैसे कि स्पॉन्जोसील था, मतलब स्पॉन्जिस की बॉडी के अंदर सेंट्रल कैविटी को हम लोगों ने क्या बोला था, स्पॉन्जोसील बोला था। उसी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है, और उस सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलेंट्रियन। एंड ये जो सेंट्रल कैविटी होती है
इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को हम कहते हैं सीलेंट्रियन जो है इट इज बेसिकली अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब दो शब्द यहां पे आ रहे हैं, गैस्ट्रो और वैस्कुलर। गैस्ट्रो वर्ड से आपके दिमाग में आना चाहिए गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस से आपके दिमाग में आना चाहिए डाइजेशन। तो इस कैविटी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है विच इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। यहां पे आपको सिंगल ओपनिंग दिखती है फॉर माउथ एज वेल एज फॉर एनस। सिंगल ओपनिंग जब होती है तो उस प्लान को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। चलो एक बारी देख लेते हैं, थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ते हैं चीजों को। लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है आप लोगों को, जिसको हम कहते हैं सीलेंट्रॉन। सिंगल अपर्चर होता है ऑन हाइपोस्टोम, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। तो वहां पे सिंगल अपर्चर होता है, दैट इज माउथ, और आप उसको एनएस कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है। अगर दो ओपनिंग होती तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो लार्ज सेंट्रल कैविटी है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। द रीजन इज कि वहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का, और साथ ही साथ वहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट वगैरह भी किया जाता है। तो इस वजह से गैस्ट्रो और वैस्कुलर, वैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी ब्लड बॉडी के अंदर वैस्कुलर सिस्टम क्या है, ब्लड है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो कैविटी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। ओके, ये देखिए डाइजेशन जो होता है यहाँ पे कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है एज वेल एज इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सीलियंट्रियन में होता है, मेरे को स्पेलिंग गलत कर देता हूँ मैं बार बारी, देख लूँ मैं, हाँ, सीलियंट्रियन में होता है। एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो बेसिकली सेल्स वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, विद इन सेल। तो यहाँ पे डाइजेशन दोनों तरीके से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके से। हमारा जो स्पोरीफेरस था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसा था, इंट्रासेल्युलर था। ओके, माउथ सर्व करता है बोथ पर्पस, यानी कि वो मतलब फूड लेने के लिए भी और बाहर निकालने के लिए भी। अच्छा, सीलेंट्रियन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बिसाइड्स पार्शियली डाइजेस्टिंग इट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, इसलिए क्या बोला गया, गैस्ट्रोवैस्कुलर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। ओके, चलो जी, सो डुअल रोल है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रियन। मुझे नहीं लगता कि कुछ टीचर्स जो होते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब फिर हमें ना चीजें ना रटनी पड़ती है। हम कहते हैं कि बायो को रटना पड़ता है। अब आपको पता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों बोल रहे हैं, इस रीजन से बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को एज अ स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी चीजें भी समझ में नहीं आती हैं, और मैं अपना एग्जांपल दूंगा। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में भी एकदम से नहीं आया था कि यार गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोल रहे हैं हम, ठीक है, बट क्यों, 11th क्लास में नए नए आए थे ना, तो गैस्ट्रो को रिलेट कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे दिमाग इतना काम नहीं करता, तो टीचर को एक हिंट देना होता है। सो हमारे मतलब एक्स थे पर्सन, उन्होंने बोला इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप नई नई चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपको एक तो पहली बात सारी चीज़ें दिमाग में जाती नहीं है, एंड जाती है तो कभी कभी आप उस डाउट को दिमाग से निकाल देते हो, या मतलब होता है ना कि तुम्हें होता है कि पूछूंगा लेकिन और चीज़ें आ जाती हैं, फिर तुम भूल जाते हो। बाद में जब पढ़ते हो तो फिर से याद आता है, फिर उसके बाद पूछते हो तो भी ढंग से आंसर नहीं मिलता, कि पूछा चलो ठीक है पूछ भी लिया तो ढंग से आंसर नहीं मिला, क्योंकि एक्स पर्सन को नहीं पता होता है कि एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा कि दे आर वेरी गुड टीचर्स, बट कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के भाग्य अच्छे नहीं होते हैं। सो कोई बात नहीं, बट गैस्ट्रोवैस्कुलर कहने का रीज़न आप लोगों को अब पता लग गया है। सो उम्मीद करते हैं कि अब आप इस कैविटी का नाम नहीं भूलेंगे और इस कैविटी का फंक्शन हमेशा याद रहेगा। ओके, चलिए, सीलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं हम लोग। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन यहाँ पे भी किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जस्ट लाइक पॉरीफेरस। कोई स्पेशल यहाँ पे ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं है। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है, जस्ट लाइक पॉरीफेरस। देखो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो उसके अंदर एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया ही होगा, क्योंकि अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉरी, वो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर मोस्टली अमोनिया ही हम लोगों को वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलता है।
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे की तरफ, नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा है, डिफ्यूज टाइप का है एंड कंसिस्ट करता है नॉन पोलर न्यूरॉन्स। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो सोचिए जरा क्या होंगे, आंसर करिए। माना कि इस वीडियो का प्रीमियर हो रहा है, लेकिन चैट सेक्शन में तो आंसर कर ही सकते हो ना, और ऐसा तो है नहीं कि अगर जब प्रीमियर होगा तो मैं बस बैठे रहूँगा, मेरी भी नज़र पड़ जाएगी, तो मैं भी देखूंगा कि मैंने बच्चों से पूछा था कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स का क्या मतलब बेसिकली मतलब होता है, तो मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, तो चैट सेक्शन में आंसर करिए, देखते हैं हम क्या आंसर आते हैं। बट अभी बेसिक बात मतलब तुम आंसर करो, तब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं है, जो न्यूरॉन्स है उसका एक नेट बना हुआ है। आप बॉडी को अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक नेट सा, जिसके साथ मतलब बैडमिंटन कभी आप लोगों ने खेला होगा, ठीक है, कभी वॉलीबॉल खेला होगा, तो जैसे उसमें नेट होते हैं उसी तरीके से बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेट बना हुआ है। ओके, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सीलेंट ट्रेट्स जो होते हैं उनकी दो बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलती है, सब में नहीं, कुछ कुछ में दो फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको हम डायमॉर्फिक भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्म होती है पॉलिप और एक फॉर्म होती है मेड्यूसा। पॉलिप जो होती है हमारी, ये सिसाइल फॉर्म है, यानी कि मूव नहीं कर सकती है। पॉलिप जो है इट इज सिसाइल फॉर्म और ये मूव नहीं कर सकती है। कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं थोड़ी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल सी है। इसके टेंटेकल्स जो होते हैं वो अपर की तरफ होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माउथ एंड टेंटेकल्स जो होते हैं डायरेक्टेड अपवर्ड्स। सो माउथ ऊपर की तरफ है, ठीक है, और टेंटेकल्स भी ऊपर की तरफ है। मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी रह सकता है एंड कॉलोनीज में भी रह सकती हैं, पॉलिप वाली फॉर्म। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे अगर बात करें मेड्यूसा, मेड्यूसा जो होता है कैसा है, एक तरीके से देखोगे तो पॉलिप फॉर्म का उल्टा ही है, पूरा उल्टा है, शेप भी देखोगे तो उल्टी है। इसका माउथ और टेंटेकल्स कहां पे है, नीचे की तरफ है, ठीक है। सो अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड फ्री स्विमिंग। ये हमारे पॉलिप की तरह ऐसा नहीं कि सिसाइल है, जुड़ा हुआ है जमीन से, फ्री स्विमिंग है, कहीं पे भी स्विम करके जा सकता है, हमेशा अकेले ही रहता है, सॉलिटरी है। माउथ एंड टेंटेकल्स कहां पे है, लोअर साइड पे है, डाउनवर्ड है। एंड ये एक सेक्सुअल फॉर्म है। सेक्सुअल फॉर्म मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ कुछ इंडिविजुअल्स सीलियन ट्रेटा के अंदर या कह सकते हो नाइट एरिया के अंदर ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन दोनों फॉर्म्स के बीच में ऑल्टरनेशन होता है। देखो, आपको या तो पॉलीफॉर्म देखने को मिलेगी या तो आपको मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में इन दोनों फॉर्म्स को शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ओबिलिया और फाइसेलिया। सो ओबिलिया और फाइसेलिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। नाउ व्हाट इज मेटाजेनेसिस? इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एग्जिस्ट करती है सेक्सुअल फॉर्म, दैट इज हमारा मेड्यूसा, ठीक है। सो ये मेड्यूसा जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है पॉलिप, एंड पॉलिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है क्या, वापस से मेड्यूसा। सो ये जो है, ठीक है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर, ओबिलिया के अंदर और फाइसेलिया के अंदर। यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही है, पहले एसेक्सुअल जनरेशन थी फिर सेक्सुअल आई है, पहले सेक्सुअल थी फिर एसेक्सुअल आई, बट ऑल्टरनेट कर रही है। सेक्सुअल फॉर्म जो होती है गैमेट्स को फ्यूज करके अपना ये बना देते हैं पॉलिप, पॉलिप्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बना देते हैं, मेड्यूसा बना देते हैं। एंड नीचे यहाँ पे एक और लाइन लिखी होगी, अगर आप देखेंगे तो मेटाजेनेसिस इज एब्सेंट इन हाइड्रा, एडम्सिया और ऑरिलिया, ठीक है। ऑरिलिया इज बेसिकली अपना जेलीफिश। तो अब यहाँ पे भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, हाइड्रा जो है हमेशा पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑरिलिया जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है इन मेड्यूसा फॉर्म। तो ये सारी बातें काफ़ी ज़रूरी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को छोटी छोटी बातें जब पता रहेंगी तो हमको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है मेटाजेनेसिस के ऊपर कि क्या होता है मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेड्यूसा कैसे बनाता है पॉलिप को, सेक्सुअली बनाता है। पॉलिप कैसे बनाता है मेड्यूसा को, तो एसेक्सुअली बनाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इसको देखो। ओके, चलो अब रिप्रोडक्शन, जैसे कि यहाँ पे बोला गया एसेक्सुअल बाय बडिंग, सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन।
डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, और यहाँ पे भी लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं जस्ट लाइक हमारे पॉलीफेरस की तरह। तो यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रा हो गया, देखो फ्लैश वाटर पॉलिप भी लिखा हुआ है, ओबिलिया जो कि मेटाजेनेसिस में एग्जिस्ट कर रहा था, पैनेंटुला का कॉमन नेम जो है इसको हम सी पेन कहते हैं। कॉमन नेम और उसके साइंटिफिक नेम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को याद है कि ये मतलब मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं ये। सो आपको कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों याद रखने पड़ेंगे। पैनेंटुला जो होता है उसको हम सी पेन कहते हैं, याद रखना, ओके। एंड उसके बाद फाइसेलिया, इसको पोर्टुगीज ऑफ मैनवर बोलते हैं। उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीज़न है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ढूंढ के ज़रूर बताना कि वाई फाइसेलिया इज नोन एज पोर्टुगीज ऑफ मैनवर। फिर ग्रोगोनिया, इसको हम सी फेन कहते हैं। एडमसिया, इसको हम सी एनेमन कहते हैं। एंड ऑरिलिया इज जेलीफिश, जो कि आप देख सकते हैं मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं किसके बारे में कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। देखो आप लोगों ने क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि डेंड्राइट्स जो है इम्पल्स रिसीव करते हैं, वो जाती है एक्सॉन पे और एक्सॉन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाती है। यानी कि अगर एक एक्सॉन की बात करें तो डेंड्राइट में इम्पल्स आती है और एक्सॉन से निकलती है। हाइड्रा के अंदर जो या नाइडेरियंस के अंदर ये जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट, मतलब दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स। सो यहाँ पे इम्पल्स जो होती है ना, हर एक डायरेक्शन में रेडिएट करती है, हर एक डायरेक्शन में, ओके। ऐसा नहीं है कि एक्सॉन से आ रही है डेंड्राइट पे जाएगी, क्योंकि वो वेल डेवलप है नहीं, कोई स्पेसिफाइड है नहीं कि कौन सा पार्ट डेंड्राइट है, कौन सा पार्ट एक्सॉन है। तो न्यूरॉन्स इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है, तो जब एक्सॉन से इम्पल्स वगैरह आती है सो हर एक डायरेक्शन में रेडिएट करती रहती है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज टीनोफोरा। छोटा सा फाइलम है, इसको फटाक से कवर कर लेते हैं। टीनोफोरा, टीनो का मतलब क्या होता है, या टेसिस, दैट मीन्स कॉम्ब, एंड फोरा वर्ड लिया गया है फेरो से, जिसका मतलब टू कैरी, तो कॉम्ब टू कैरी। तो इनकी बॉडी पे आप लोगों को कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टीनोफोरा। कॉम्ब्स सी प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर, तो कॉम्ब बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टीनोफोरा। और उनको हम कॉम्ब प्लेट्स भी कहते हैं या सी वॉलनट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो चलो जी, सो सी गूसबेरीज कहते हैं इनको, कॉम्ब जेलिस या सी वॉलनट्स, अलग अलग इनके नाम है। एक्सक्लूसिवली मराइन है, देयर इज नो फ्रेश वाटर फॉर्म, ठीक है। बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक भी नहीं कहूंगा बट एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि बायोल्यूमिनेंस और भी फॉर्म्स शो करती हैं, बट हम लोगों से यूजुअली पूछा जाता है कि कौन सा फाइलम जो है वो मेनली एग्जिबिट करता है बायोल्यूमिनेंस। सो उसकी ऑलमोस्ट सारी फॉर्म्स जो हैं बायोल्यूमिनेंस एग्जिस्ट शो करती हैं। बायोल्यूमिनेंस मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करने की पावर होती है इनके पास, ठीक है। बॉडी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। बेसिक कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम लोगों को याद है, मैं खुद ही लिख देता हूँ कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मेरे को पता है, खुद ही मैं लिख देता हूँ। टिश्यू लेवल के बाद क्या था हमारा, और कोई, यहाँ पे भी हम लोगों को ब्लाइंड सेक प्लान देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी हम लोगों को रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। सो मोस्टली इसके जो पॉइंट्स होते हैं दे आर सिमिलर टू हाइड्रा। अभी मैं आगे डाइजेशन की बात भी करूंगा। डाइजेशन भी जो होता है हमारा इन केस ऑफ कॉम्प्लेट्स, वो कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेल्युलर, जस्ट लाइक हाइड्रा और नाइडेरिया। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स ऑन द बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर कॉम्प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, और उसकी हेल्प से ही क्या करते हैं, लोकोमोशन ये लोग करते हैं। डाइजेशन देखो, जस्ट लाइक नाइडेरिया, बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन भी हमारा कैसे होता है, उसकी तरह ही डिफ्यूजन से ही होता है। सो स्केलेटल एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एब्सेंट है, ऑल थिंग्स टेक्स प्लेस वाया डिफ्यूजन। नाउ कार्निवोरस होते हैं, लॉन्ग सॉलिड टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो टेंटेकल्स वगैरह जो होते हैं बेसिकली कैप्चर वगैरह करने में हेल्प करते हैं किसी भी प्रे को। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, टेंटेकल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं लासो सेल्स और कोलोब्लास्ट, जो हेल्प करते हैं कैचिंग ऑफ प्रे। तो जैसे कि हमारा नीडोब्लास्ट था इन केस ऑफ नाइडेरिया, यहाँ पे हमारे लासो सेल्स और कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कैप्चर करने में हेल्प करते हैं किसको, प्रे को। बाकी कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर सीलिया है, उन सीलिया की हेल्प से ये मूव करते हैं, ठीक है।
sexes are not separate, that means they are bisexual. बट हम बाइसेक्सुअल टर्म जो होते हैं मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज नहीं करते हैं, हम कहते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइसेक्सुअल मीन्स होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दैट मीन्स कि यहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट जो होता है वो कहां पे होता है, एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी। और अब आउटसाइड द बॉडी क्या प्रेजेंट है, वो तो वाटर ही प्रेजेंट है, तो वाटर में होता है, एक्सटर्नल मीडियम में। ठीक है जी। लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, काइडिपिड लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। नाम याद रखोगे लार्वा का, ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि लार्वा नेम्स आजकल पूछना थोड़े से कम कर दिए हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। सो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सी गूसबेरीज, कॉम जेली, सी वॉलनट्स वगैरह कहते हैं। मेनली मराइनी होता है, फ्रेश वाटर होता नहीं है। बायोल्यूमिनेंस शो करता है, बॉडी सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट है, जेली की तरह। ओके, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, रेडियल सिमेट्री। एंड उसके बाद लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है, सिलेरी कॉम्प्लेट्स की हेल्प से होता है। डाइजेशन जस्ट लाइक हाइड्रा, इंटरसेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है हमारा, बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू। कार्निवोरस होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लासोसेल्स और कोलोब्लास्ट। वो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक हमें इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। एंड लार्वे का नाम क्या है, काइडिपिड लार्वे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट हमारा फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस। सो अब इस वाले फाइलम को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। सो प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है, चपटी होती है। डॉर्सल और वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी को पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो यहां पे आपकी आईज है, आपकी आईज जिस साइड देखती है, मतलब जिस तरफ आप देख रहे हैं, कह सकते हैं आपकी आईज सरफेस को फेस कर रही है। अगर आपकी आईज सरफेस को फेस कर रही है, आपका माउथ वाला पोर्शन सरफेस को फेस कर रहा है, तो ये वाली साइड जो है आपकी वो कैसी होगी, वेंट्रल होगी। ठीक है, बस सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपका फेस जिस तरफ है, या अगर आपका फेस सरफेस की तरफ है, ठीक है, जैसे आप कोई भी पोजीशन में आते हो, अगर जैसे इस पोजीशन में आओगे तो फेस सरफेस की तरफ होगा, इस पोजीशन में आओगे तो भी फेस सरफेस की तरफ होगा। जो फेस आपका सरफेस की तरफ होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अब जैसे बैक की बात करो तो बैक मेरी सरफेस की तरफ थोड़ी ना है, मतलब मैं अगर बेंड होऊंगा तो बैक तो मेरी अवे फ्रॉम सरफेस हो रही है। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप जिस साइड से सरफेस को देख सकते हो वो साइड कौन सी होती है, वेंट्रल होती है। जिस साइड फेस होता है वो साइड वेंट्रल सरफेस होती है। अब बहुत सारे लोग ना, मतलब इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि यार नहीं यार, तो बच्चों को गलत पढ़ा रहा है। मैं बस एक याद करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे कि फ्रॉक्स जो होते हैं, फ्रॉक की तो आंखें ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे उसको तो सरफेस का वो दिखता नहीं होगा, बट उसका जो मतलब फेस वाला पोर्शन है, जो माउथ वाला पोर्शन है, इट डू फेसेस द सरफेस, वो सामने की तरफ सरफेस को फेस करता है। ठीक है, तो सामने वाली साइड जो सरफेस को फेस कर रही है दैट इज द वेंट्रल साइड हर केस में, और ये सही मिलेगा आपको। ठीक है, सो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, डॉर्सोवेंट्री फ्लैटन, यानी इनकी बॉडी आगे पीछे से चपटी होती है। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स, यानी कि बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन सक कर रहे होते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है हमारा वो कैसा है, फ्री लिविंग है। ठीक है जी, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। अच्छा, अभी तक हम लोगों को बायलेटरल सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही थी, यहां पे हम लोगों को बायलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलती है, यानी कि इक्वल हाफ्स में बॉडी यहां पे डिवाइड हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वन एक्सेस के थ्रू या सिंगल एक्सेस के थ्रू। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स यहां पे हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, लॉजिकल भी है क्योंकि मोस्टली कैसे है, एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं,
तो लोकोमोशन वगैरह ये कुछ खास करते हैं नहीं। हाँ, एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सकर्स हो गए, हुक्स हो गए, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, ताकि वो सकर्स की हेल्प से बॉडी से न्यूट्रिशन को सक कर सके और हुक्स की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर फंस सके, उसके टिश्यू के अंदर फंस सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक्स आपको दिख रहे हैं और साइड में आप लोगों को सकर्स दिख रहे हैं। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। क्यूटिकल थिक होता है इनकी बॉडी के ऊपर जो प्रोटेक्ट करता है द पैरासाइट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। थिक क्यूटिकल मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर ही देखने को मिलता है। मसल्स इन बॉडी वॉल आर मेसोडर्मल, मसल्स का ओरिजिन जो है मेसोडर्मल है। बिलो एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। बस अभी पैरासिटिक फॉर्म्स के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे भी अगर आप लोगों को देखेगा तो साफ साफ हुक्स दिख रहे हैं आप लोगों को, सकर्स दिख रहे हैं। इंटरनल बॉडी टिश्यू से ये अपना हुक्स के थ्रू अटक जाते हैं और सकर्स के थ्रू न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, एसीलोमेट ट्रिपलोब्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे सीलोम देखने को नहीं मिलता। दैट मीन्स कि देयर इज नो स्पेस या नो कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। एक्टोडर्म और मेसोडर्म एंडोडर्म के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, दैट मीन्स कि सिंगल ओपनिंग है। कुछ कुछ केसेस में हम लोगों को कंप्लीट भी मिलता है, माउथ और एनस भी मिलता है, बट मोस्टली क्या है कि यहाँ पे ये पैरासाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स हैं तो इनके पास जो न्यूट्रिशन जाता है वो डाइजेस्टेड ही जाता है। तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी से मतलब निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो बॉडी के अंदर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ठीक है। टेपवर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। क्यों? क्योंकि पैरासाइट है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू, होस्ट के थ्रू, डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। सकर्स इनके पास प्रेजेंट है, उसके थ्रू होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। स्केलेटन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स सब एब्सेंट है। देखो अब बोल रहे हैं, आप बोलोगे भैया आपने कहा था कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट, ऑर्गन प्रेजेंट है ऑर्गन सिस्टम में, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि स्केलेटल नहीं है, रेस्पिरेटरी नहीं है, सर्कुलेटरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि मतलब मान लो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह, एक्सक्रीशन के लिए चीज़ें वगैरह प्रेजेंट होती हैं। सो कुछ कुछ ऑर्गन्स थोड़े वेल डेवलप्ड होते हैं। हालांकि मैं प्लेटीहेल्मिन्थस को प्रेफर करता हूँ ये बोलना कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो करता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा वो कहीं ना कहीं एस्केल्मेंथीस से स्टार्ट होता है। ओके, रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट्स लाइक टीनिया। सो इंटरनल पैरासाइट्स जो होते हैं जैसे कि टीनिया सोलियम, उसके अंदर हम लोगों को एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एंड एनारोबिक क्यों, बॉडी के अंदर रहते हैं, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है वहां तक, तो प्रेफर करते हैं एनारोबिकली रेस्पायर करना, ठीक है। एक्सक्रीशन अकर करता है थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं और सेलेनोसाइट्स कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नीट में बार बार इसके ऊपर सवाल आए हैं। बॉडी के अंदर इनके प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं और वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर जो कह सकते हैं कंसंट्रेशन है, सॉल्ट वाटर बैलेंस वगैरह जो है वो भी मेंटेन करके रखते हैं। और इनका भी एक्सक्रीटरी मैटर कौन सा होता है, अमोनिया ही होता है, ठीक है। तो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। नर्वस सिस्टम लैडर लाइक है, यानी कि सीढ़ियों की तरह है, कंसिस्ट करता है नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। सो आप देख सकते हैं लंबे लंबे सीढ़ियों की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को नर्व रिंग दिख रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, बस आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि एक नर्व रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। तो नर्व से यहाँ पे एज सच कुछ खास मतलब ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह यहाँ से देखा भी नहीं जाता। सिफलाइजेशन वगैरह जो है थोड़ा सा एनिलिडा वाले लेवल पे स्टार्ट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह जो है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, बाइसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है बट वेल डेवलप्ड है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। सम मेंबर्स के पास जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, उनके पास रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है, ठीक है। सो बहुत सारे कह सकते हैं तरीके हैं रिप्रोडक्शन करने के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है एंड डेवलपमेंट स्टेज में लार्वा भी देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि डगेशिया जो है वो किसका नाम होता है, तो प्लेनेरिया को हम डगेशिया कहते हैं। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। सो प्लेनेरिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, नॉक्टर्नल है, स्लो क्रीपिंग है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ठीक है। गुड पावर ऑफ रीजनरेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे फेसियोला हेप्टिका, लिवर फ्लूक कहते हैं इसको,
लाइफ में इसके 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। कुछ कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ एक होस्ट में सर्वाइव नहीं करते बल्कि 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। कौन कौन सा है? शीप एंड गोट होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी कौन से होते हैं? स्नेल होता है। ठीक है, तो शीप और स्नेल या गोट और स्नेल इसके होस्ट हैं 2, जिसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो एक वो है बेसिकली डाइजेनेटिक पैरासाइट है। टीनिया सोलियम पॉर्क टेप वर्म, फ्लैट होता है, वाइट कलर का है, रेमन लाइक है, हमारी गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। अटैच करता है इंटेस्टाइन से, किसकी हेल्प से? हुक्स की हेल्प से और सकर की हेल्प से। इसकी भी 2 होस्ट है, मैन एंड पिग, तो ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है स्कियोस्टोमा, इसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं, वेन्स में देखने को मिलता है ऑफ ह्यूमन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, डैमेज करता है लिवर को, कॉज करता है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, स्कियोस्टोमियासिस और बिलार्जा डिसीज। मतलब स्कियोस्टोमियासिस कह सकते हो आप, ब्लड फ्लू का नाम ही स्कियोस्टोमा है, तो वैसे याद रहेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे हमारे प्लैटीहेल्मिन्थेस के टाइप्स थे और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स में हमारे फाइलम बच गए हैं एस्केलमेंथी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और उसके बाद एकांड्रोमेटा एंड मोलस्का। हम लोगों ने अभी फाइलम्स कर लिए हैं, जो मेजर फाइलम्स थे हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब हम लोगों को इस पार्ट को यहाँ पे एंड कर देते हैं, एक पार्ट में और इन्वर्टिब्रेट्स में करवा दूंगा। सो हमारा एक पार्ट इंट्रोडक्शन का हो गया, 2 पार्ट्स में इन्वर्टिब्रेट्स खत्म हो जाएगा एंड एक पार्ट और जो होगा हमारा उसके अंदर मैं वर्टिब्रेट्स फिनिश कर दूंगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी बातें हम लोगों ने पढ़ी है, समझी है, आप लोगों को दिमाग में गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे बता देना। बहुत सारे बच्चे थोड़े से गुस्सा हो रहे थे कि बहुत टाइम लगा दिया लेक्चर देने में एंड ऑल, सो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नहीं बन पा रहा था मतलब टाइम, लेकिन अब रेगुलरली क्या कहते हैं, मैं आपको हर एक वीक में लेक्चर्स भेजते रहूँगा और टाइम से सिलेबस हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।